तो इसकी तैयारी हमारे जो एनआरएफ वगैरह है यहां पे उसकी बहुत अच्छी तैयारी होती। और दूसरी बात, अभी सहस्त्रबुद्धे जी जो कह रहे थे कि इसमें जो पैरामीटर्स है, मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, हमारे चेयरमैन साहब ने भी जो बताया कि वो विज्ञान के छात्र हैं, मैं खुद भी विज्ञान का छात्र हूं, और मैंने एक चीज देखी कि विज्ञान में हमारे कारपोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होंगी तो वो है हमारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो ये सोचता है कि हमारा सब कुछ ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन से उसका नीचे आना, उसका डिक्लिनेशन उसी दिन से शुरू होता है। और जो ये सोचता है कि इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, मुझ में बहुत कमी है, मैं और ऊपर जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा नई नई ऊंचाई छूता रहता है। अभी हमने एक चीज मैं हमेशा महसूस करता हूं कि हमारी कई बातें जो है वो हमारे प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन से शुरू होती, और कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि बहुत काबिल रहते, कई उनमें प्रतिभाएं रहती, लेकिन थोड़ा सा अच्छे स्कूल में न पढ़ने के कारण उनमें कुछ कमियां रहती। और मैं ये मानता हूं कि जिंदगी में आखिरी वक्त तक हम कुछ सीख सकते, हमें कुछ अच्छे बदलाव हम ला सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये भी एक पैरामीटर जोड़ा जाए कि सिर्फ हमारा जो करिकुलम है, सिलेबस है, वही नहीं, उसमें अगर कुछ फंडामेंटल, उसमें अगर कोई बेसिक नॉलेज में कोई अगर उसकी कमी होंगी तो उसकी भरपाई भी यहां पे हो सके। क्योंकि वहां पे 1-2% भी उसमें कमी रही होंगी तो बाद में जिंदगी में उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो कभी उस चीज को सुधार नहीं सकता। और हमारे कई इंडस्ट्रियल सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर के जो बड़े लोग हैं, वो एक बात बोलते कि हमारे यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे यहाँ के वो काम के लिए आते तो हमको उनको और ट्रेनिंग देना पड़ता है। कुछ लोग तो यहां तक बात करते कि भाई कॉलेज में जो पढ़ते वो सिर्फ 10-20% ही हमारे काम में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ में भी थोड़ा सा ये करके, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट होने के बाद में उसके पास में सिर्फ डिग्री नहीं है तो वो जीवन में भी सफल बन सकता, जीवन में जो काम करेगा उसमें भी सफल बन सकता। तो इस तरह की हमारी अगर शिक्षा में कुछ सुधार आ जाए, और उसके लिए आपकी तरफ से जो फीडबैक मिलेंगे उसमें से हमें सब कुछ कर सकते, तो ये पैरामीटर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान अगर हमने दिया, क्योंकि हर एक का सर्वांगीण विकास उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो करियर ओरिएंटेड बन जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते वो बहुत ही ज्यादा किसी के साथ में घुल मिल नहीं सकते, किसी के साथ में वो काम भी नहीं कर सकते, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है उनकी उनमें कमी रहती, और जो सारा टैलेंट है उनका वो बाद में सोसाइटी के कुछ भी काम में नहीं। तो हर हमारा जो व्यक्ति है वो एक अच्छा इंसान कैसा बने, इस तरह के अभी अगर कुछ पैरामीटर वैसा आपने जो अभी अनिल जी ने उसके चीजें है, लेकिन उसको और थोड़ा इस स्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। मैं फिर एक बार आप लोगों ने प्रयास किए उसकी सराहना करता हूं, और एनआरएफ रैंकिंग जो है, जिस तरह क्यूएस रैंकिंग वगैरह उसको जो मान्यता है, उसी तरह की मान्यता हमारे इस एनआरएफ को मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और इस रैंकिंग में जो अव्वल आए उनको फिर एक बार बधाई देता हूं, और आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय।
जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई है और मैं अब माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से आग्रह करूंगा कि वो जो सभी इस समय जुड़े हुए संस्थान हैं जिन्होंने भारतीय रैंकिंग 2020 में भाग लिया है उनको संबोधन करें तथा भारतीय रैंकिंग 2020 की घोषणा करें। आदरणीय मंत्री जी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज उपस्थित मेरे सहयोगी यशस्वी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय जी, हमारे अतिरिक्त अपर सचिव राकेश रंजन जी, यूजीसी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर डीपी सिंह जी, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल सहर्ष बुद्धे जी, हमारे एनबीए के अध्यक्ष आदरणीय के अग्रवाल जी और उनके सचिव डॉक्टर अनिल नासा जी, सभी देश भर के कुलपतिगण, सभी निदेशकगण, महानिदेशकगण, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण और सभी संस्थानों के प्रमुख, मेरे देश के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी वरिष्ठ भाई और बहनों, आज का जो मौका है वो इंडिया रैंकिंग का जो आज अनावरण हुआ है, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मेरी बहुत बधाई और शुभकामना स्वीकार करें कि आप अपने काम का मूल्यांकन कर रहे हैं और किसी एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए रात दिन अहर्निश कोशिशों में जुटे हैं। मुझे एनबीए को बधाई देना है, शुभकामना देना है कि बहुत पारदर्शी दृष्टि से, अच्छे तरीके से विभिन्न माध्यमों से जो आपने वो मानदंड जो शैक्षणिक संस्थानों के जो विश्लेषण और मूल्यांकन पर विभिन्न संस्थानों का विभिन्न मानदंड अच्छे प्रदर्शन को और बेहतर बनाना और अनुसंधान के क्षेत्र में कमियों को पहचान कर उनमें सुधार के लिए उनको प्रेरित करना, जो ये जिस तरीके से उनको मदद करने के लिए एक अभियान ये शुरू हुआ है और उस अभियान में आपने राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की रैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन की दृष्टि से कैसे करके उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा की जा सकती है, ये जो आपने लगातार अहर्निश कोशिश की है मेरे भारत के इन सभी संस्थानों के लिए, और उसमें भी मैं देख रहा हूं कि जो आपने किया है वो उच्च शिक्षण संस्थानों का जो मूल्यांकन वो व्यापक मानदंड बनाए हैं, शिक्षण का है, अधिगम का है, संस्थानों का है, संसाधनों का है, आपने अनुसंधान का है, स्नातक परिणाम का है। तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से जो मानदंडों के आधार पर उसकी समीक्षा और मूल्यांकन किया है और जिस पारदर्शिता से आपने मूल्यांकन किया है, तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि ये जो आज चयनित हुए हैं मेरे देश के सभी संस्थान, जिसमें विश्वविद्यालय हैं, जिनमें तमाम प्रकार के अनेक बड़े बड़े संस्थान हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज हैं,
जिसमें मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें लॉ कॉलेज हैं, जिसमें डेंटल कॉलेज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और सभी प्रकार के संस्थानों का और विश्वविद्यालयों का जिस गति से, जिस मिशन से, जिस विजन से आपने इसका मूल्यांकन किया है, वो निश्चित रूप में मुझे भरोसा है कि मेरे देश की शैक्षणिक प्रगति की आधारशिला बनेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि अपना देश विश्वगुरु के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात रहा है, जिसके बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्य गृह्यर्विना स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानव। पूरी दुनिया के लोगों ने तो मेरे तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आकर के ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान को प्राप्त किया है। ये वही देश है, और इसलिए मैं समझता हूं कि पीछे का खंड, कालखंड, जो भी परिस्थितियां रही होंगी उसमें मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं। 100, 200, 300, 400 साल में जिस तरीके की परिस्थितियां बदली, लेकिन आज हम स्वाधीन हैं। आज हमने अपनी जड़ों को गहरा करना है। हमारा जो ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान है उसको साथ में रख करके और पूरे विश्व के फलक पर अपने को साबित करना है। ये ठीक वक्त है इस समय हमारे पास, जब नरेंद्र मोदी जी जैसे इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरी दुनिया को एक आशा की किरण भरी निगाह दुनिया उनकी ऊपर देख रही है, ऐसे वक्त पे जब पूरी दुनिया में जो हलचल मच रही है, निश्चित रूप से वर्तमान की परिस्थितियों को देखेंगे कि कोरोना की महामारी के चलते हुए पूरी दुनिया जिस सीमा तक गई है, ये भारत एक बड़े शैक्षणिक गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे वक्त पर ये विशिष्ट मानदंडों पर आपने क्षेत्रीय विविधता, चाहे वो आउटरीच और महिला और समाज के वंचित वर्गों का भी समावेश इसमें किया, ये बहुत अच्छी बात है। क्या हमारी जो नजर है मूल्यांकन करने की, वो केवल मूल्यांकन केवल एक ही पक्ष नहीं है, विभिन्न पक्ष हैं। क्षेत्रीय विविधता के साथ में रख करके किया है। और जहां ओवरऑल रैंकिंग के अलावा अपने कॉलेजों की और विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट जो श्रेणी विशिष्ट की जो रैंकिंग की है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, प्रबंधन के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और मैं भी देख रहा हूं कि इस समय आपने डायरेक्टर को भी अपने में सम्मिलित किया है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे देश के संस्थान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे IIT जो शीर्ष संस्थान हैं, हमारे तमाम विश्वविद्यालय अपनी गतिविधियों को और तेजी से बढ़ा रहे हैं। मेरे IITs हैं, IIITs हैं, NITs हैं, आईसर हैं, SPA हैं, IIM हैं। ये जो देश के जो शीर्ष संस्थान जो विश्व के रैंकिंग में अपनी दौड़ में अपने को कहीं स्थापित करने में तमाम विश्वविद्यालय और बहुत सारे संस्थान हैं। तो मुझे लगता है कि अभी UGC के चेयरमैन साहब जिस बात को कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सबसे कि क्यों नहीं, यदि मैं काम करता हूं तो मेरा मूल्यांकन अपने आप होना ही चाहिए। हमारी यदि मैं शैक्षणिक संस्थाओं में खड़े हैं तो इस देश के शैक्षणिक तंत्र को हम किस स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा मूल्यांकन स्वतः करना भी पड़ेगा। हमको एक ढांचे में, एक खांचे में तो आना ही पड़ेगा। जब हम उस ढांचे में आएंगे तब हम अपना मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि हम शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। हम विश्वविद्यालय, हम कॉलेज, हम संस्थान है, हम शिक्षा के लिए समर्पित है। हमारा हेतु ये जो बच्चा हमारे पास छात्र और छात्राएं आए हैं, इसको विभिन्न प्रकार से सक्षम बना करके इसको ऐसा लीडर बनाना है जो सर्वांगीण विकास की दिशा में इस देश को शीर्ष पर पहुंचा सके। ऐसी पीढ़ी के निर्माण विभिन्न विधाओं के साथ हम करने के लिए आगे आए हैं। यदि ये हमारा संकल्प है तो निश्चित रूप में हम अपने मूल्यांकन करने का भी एक निश्चित गर्व महसूस होगा कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, या जितना मैंने काम किया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा, अब मैंने और तेजी से अगले वर्ष काम करना है। ये जो प्रतिस्पर्धा की अकलुषित प्रतिस्पर्धा, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो आदमी को, संस्थान को, उसकी परंपराओं को, उसके विचार को, उसके मिशन को, उसके ज्ञान को, उसके विज्ञान को आगे बढ़ा सके, ऊंचा उठा सके, और तब जाकर के देश की जो ये पीढ़ी है, ये इसका आधार मजबूत होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पीछे के
5 साल में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा के फल पर जो बहुत तेजी से विकास हुआ, और पीछे 1 साल में आपके साथ काम करते हुए मुझे आज 1 साल हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं देखता हूं कि AICT के तमाम कार्यक्रम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तमाम प्रकार नए ऐसे कार्यक्रम अपने हाथ में लिए, और कार्यक्रम ही हाथ में नहीं लिए, उसको क्रियान्वित किया, रिजल्ट निकाला उसका। ये UGC ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और न केवल उन कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया, न केवल इस बात को सुनिश्चित किया कि ये कार्यक्रम सुनिश्चित हो, आगे बढ़े, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित किया कि उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। हमारा जो दिशा है, जो हमारी सोच है, जो हमारा विजन है, उसको मिशन में तब्दील करने में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चाहे वो परामर्श कार्यक्रम रहा हो, चाहे दीक्षारंभ कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो गुरु वाला कार्यक्रम रहा हो, नए जो प्राध्यापक हमारे आते हैं उनको शिक्षण कर रहा हो, और चाहे वो लीप प्रोग्राम हो, चाहे अर्पित कार्यक्रम हो, एक के बाद एक तमाम इस तरीके से कार्यक्रमों को किया है। अभी कुछ दिन पहले AICT ने नगर विकास मंत्रालय के साथ बहुत खूबसूरत एक अनुबंध किया, और ये किया जिसमें हजारों छात्र जैसे वो अप्रेंटिस करेगा, साथ साथ में वो उसकी पढ़ाई के साथ करेगा, और वो संस्थान उसको और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रमों को किया है। अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि उन्नत भारत अभियान अंततोगतम शिक्षा के क्षेत्र में है, तो मेरे इर्द गिर्द क्या है, जो संस्था अपने इर्द गिर्द को अच्छा नहीं कर सकती है, तो उस संस्था के बारे में लोग क्या सोचते होंगे और उस संस्था अपने बारे में क्या सोचती होगी। लेकिन मुझे खुशी है कि अपने इर्द गिर्द के 4-5 गांव को, क्षेत्र को हमारी संस्थाओं ने चुना है। मैं जब समीक्षा कर रहा हूं उन्नत भारत की अभियान की, तो बहुत सारी संस्थाओं ने ऐसे अद्भुत काम किया है, गांव के गांव बदल दिए हैं। मैं पीछे के दिनों में अपने IIT गुवाहाटी में था, IIT गुवाहाटी ने कुछ गांवों को किया। ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसको मैं कह सकता हूं कि उस राज्य के लिए एक मॉडल हो गया। जब वो अपनी योजनाओं को कहते हैं उस संस्थान में जाओ, उन्होंने किस रूप में उनको विकसित कर रहे हैं, वो ग्रामीण विकास में किस तरीके से, रोजगार से लेकर, सफाई से लेकर के, वो जो पढ़ाई से लेकर के हर चीज को करने की कोशिश की है। तो आज मैं ये सोचता हूं कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। और ऐसा नहीं है, इस देश में एक जो ये धारणा बनी है, जो ये विश्व रैंकिंग वाले लोग हैं, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग है, चाहे वो क्यूएस रैंकिंग है, केवल धारणा पर अधिकांश हमारी संस्थाओं को नीचे कर देती है। मैं सहमत नहीं हूं, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग है, चाहे क्यूएस रैंकिंग है। धारणा तो हमारे देश में देखिए ना, हमारे देश, जिस देश के लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, और धारणा तो ये है कि आज हमारे संस्थानों से निकलने वाले दुनिया के शीर्ष से शीर्ष संस्थाओं में CEO हैं और हमारे संस्थानों से पढ़ करके गए हैं। यदि आज उसका भी मूल्यांकन, ये हमारा मूल्यांकन, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पार्क 127 दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम इस साइट के तहत इन अंतर विषय शोधों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम इम्प्रिंट हो, चाहे इम्प्रेस हो, और चाहे हमारे स्टार्स हो, कहां कमी है, कहीं कमी नहीं है। और अब तो हम लोगों ने NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जिसमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ तक राशि व्यय होगी। मेरा छात्र बिल्कुल योद्धा बन करके निकलेगा। हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। विश्लेषण करने की जरूरत है। इन संस्थाओं को और तेजी से आगे बढ़ाने के परिवेश बनाने की जरूरत है, और ये NBA इस परिवेश को बनाने के लिए सक्षम तरीके से काम करे। मैं अग्रवाल जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे एक नए भारत के निर्माण की जरूरत है। उनके मन में संकल्प है नए भारत का निर्माण। कैसा भारत? स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सक्षम भारत हो, समृद्ध भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, और एक भारत हो। आखिर ये जो सशक्त श्रेष्ठ भारत है, ये इसका रास्ता आपसे होकर के गुजरता है। ये श्रेष्ठ और एक भारत, मजबूत भारत, जो पूरे विश्व की नजर है जिस पर,
जिसको लगता है कि नहीं ये देश भारत जब भी अंगड़ाई लेता है वो विश्व के फलक पर उभर करके आता है और विश्व के कल्याण उसका पहला हेतु रहता है। और इसलिए जो विश्व कल्याण के आज लोग छटपटा रहे हैं, मुझे कहा जाता है साहब नई शिक्षा नीति में क्या ला रहे हैं। मैं आज और कल में देख रहा था कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। नहीं, नई शिक्षा नीति में संस्कृति की तो बात करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके सुझाव मांगे साहब। हमने दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है नई शिक्षा नीति में किस किस के क्या क्या विचार आ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को लेकर के अपनी धरती पर भारत की संस्कृति पर भारत के ज्ञान और विज्ञान को साथ रख करके आगे चलना चाहते हैं। भारत केंद्रित हो लेकिन ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को साथ लेकर के विश्व के शिखर पर चढ़ने वाली शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा, हम दोनों चीजों को कर रहे हैं। हम चूक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है मेरा भारत विश्व गुरु रहा है। हमारे हमेशा कहा है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की परिकल्पना हमारी रही है। और इसलिए आज दुनिया महसूस कर रही है, मेरे देश को एहसास कर रही है। जब भी दुनिया के शिक्षा मंत्रियों से मेरी बातचीत होती है तो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर निशंक आपका जो मूल्यपरक शिक्षा है वो अंततोगत सारी दुनिया को एक न एक दिन उस पर आना पड़ेगा। ये हमारी ताकत, हमने अपनी ताकत को गंवाना नहीं है, हमने अपनी ताकत को और मजबूत करना है। और इसलिए जो नए भारत के निर्माण की चाहे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये सूत्र हैं हमारे। हम पकड़ेंगे इन सूत्रों को, बढ़ाएंगे हम। क्यों मेक इन जापान हो गए, मेक इन चाइना होगा। भारत में समृद्धता है, प्रतिभा है, विजन है, मिशन है, कहीं तो कोई कमी नहीं है। देख लिया ना कोविड-19 में मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं इस बीच इस ऐसे विषम परिस्थिति में क्या कर सकते हो। मेरा नौजवान जब लोग घरों में कैद रहे होंगे तब वो अपनी प्रयोगशालाओं में रह करके अनुसंधान कर रहा है। और आज जितने मेरे इन संस्थाओं में अनुसंधान हुए दुर्लभ तरीके से उन्होंने, चाहे वो तमाम प्रकार के जो उपकरण बनाने की बात हो, चाहे तमाम प्रकार के ऐप बनाने की बात हो, एक से एक बढ़ करके लोगों को भरोसा हुआ हो इस देश के अंदर ऐसे भी प्रतिभाशाली छात्र हैं। हाँ हैं, इसीलिए हमने स्टडी इन इंडिया को किया है। क्या वाले दुनिया के लोगों भारत में आकर के पढ़ाई सकते हैं। आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्र आज हमारे IIT में अनुसंधान करने के लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग, अभी हमारे नीट परीक्षा हमने तिथि घोषित की, जब नीट के बच्चों ने कहा और JEE के बच्चों ने कहा कि सर हम तिथियां घोषित कर दी, हमारी अनिश्चितता तो खत्म हो गई। लेकिन एक समस्या बनी है कि हम इस समय बाहर नहीं जा सकते, कोचिंग सेंटर नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या मदद हो सकती है? मुझे ये बधाई देते हुए NTA को बधाई देना चाहता हूं मैं, और जिसमें AICTE के लोगों ने भी काम किया होगा। उन्होंने एक ऐसा ऐप NTA ने निकाला जो सारी के सारे कोचिंग सेंटर उसी में आकर अपने घर में आ गए। उसके सारे कोचिंग सेंटर उसके मोबाइल पर पहुंच गए और उसने, मैं कल देख रहा था कि 6.5 लाख से भी अधिक बच्चों ने उस ऐप को अपने मोबाइल में किया, बल्कि 6,50,000 ने किया। और पिछले ये अभी जब हम बैठे हुए ये 30 मिनट में 8,922 लोगों ने अभी उसका इस्तेमाल कर दिया, जबकि 4.5 लाख से भी अधिक बच्चों ने उसको अपना टेस्ट स्वयं अपने आप ले लिया। और 11,21,000 के लगभग जो है अभी तक सब लोग अपना अपना टेस्ट दे चुके। तो बच्चे के साथ हम जुड़े हुए, हम उसकी प्रतिभा को ये हमारे बच्चों ने ही किया, बच्चों के लिए ही किया। हम समृद्ध हैं, सशक्त हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे लिए एक उत्सव का विषय है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव का दिन ये है कि जब पूरे महीने वर्ष भर काम करते हैं, तब जब परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो उत्सुकता होती है। मैं कुछ संस्थानों के जो आज हमने यहाँ पर उद्घाटन किया है, जो आज इस सूची को जारी किया है, आज जो ये अनावरण किया है, जो लोग इसमें आ गए हैं वो बधाई के पात्र हैं, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जो नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि वो छलांग मार सकते हैं।
वो हर हालत में उनको आगे आना है। उनमें जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है लगभग 5,800 कुछ, अभी हमारे अपर सचिव साहब कह रहे थे कि 5,800 कुछ, और उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से बताया कि किस तरीके से हम पारदर्शी तरीके से इसको कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से विश्व ये वर्ल्ड रैंकिंग करते हैं, ये एक दिन जो मेरी इंडिया की रैंकिंग है सारी दुनिया तरसेगी कि हम भी इंडिया की रैंकिंग में आना चाहते हैं, और हम ऐसी स्थितियों को तैयार करेंगे, हम ऐसी परिस्थितियों को तैयार करेंगे कि हमको वर्ल्ड रैंकिंग की बात, वर्ल्ड रैंकिंग, मेरा इंडिया रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर खड़ा होकर के दुनिया के लोग चाहेंगे कि हम भी इंडिया रैंकिंग में आ सकें। और क्यों नहीं हो सकता ये ऐसी स्थिति, हर हालत में हो सकती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे संस्थान, यदि 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज है तो क्यों सारे लोग, आखिर वो सारे कॉलेजों के लोग पढ़ा रहे हैं ना। इसलिए यूजीसी के चेयरमैन को मैं कहूंगा, मैं आग्रह करूंगा उनसे कि आप सारे के सारे लोगों को निवेदन करिए कि इसको अनिवार्य रूप में वो अपना रजिस्ट्रेशन करें। उनको कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके खड़े होंगे, लेकिन होंगे, उनकी अभिलाषा रहेगी आगे बढ़ने की, उन मानकों पर खरा उतरने की। और निश्चित रूप में यदि इस देश के अंदर वो शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो उसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये 45,000 से भी अधिक जो डिग्री कॉलेज है, इनका सबका मूल्यांकन होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। 1,000 से भी अधिक जो विश्वविद्यालय हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए, और 1,500 से भी अधिक जो ऐसे श्रेष्ठतम संस्थान है, इन सबका मूल्यांकन होना चाहिए। और मुझे भरोसा है अब देश के अंदर वातावरण आते हैं और हम लोग खाली हो जाते हैं, देश का पैसा सैकड़ों हजारों करोड़ भी बाहर चला जाता है, और जो पढ़ने के लिए जाता है वो बढ़ करके वहीं उस देश को बढ़ाता है, उसकी प्रतिभा का उपयोग पूरी दुनिया करती है। तो हमारी दोनों चीजें हमारे हाथ से जा रही हैं। हम इन दोनों चीजों को रोकेंगे, हम अपनी प्रतिभाओं को रोकेंगे तो वो पैसा भी अपने आप रुकेगा, और उसकी प्रतिभा से ये देश विश्व के शिखर पर जाएगा। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे चर्चा की है, मुझसे को मेल भेजा है, मेरे ट्विटर पर आए हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब एक बार हमारे बच्चों को मौका दीजिए। आपके यहीं के संस्थानों को हमको लगता है कि भारत में अच्छे संस्था खड़ी हो गई हैं, अब उसका भविष्य हम यहीं तलाशना चाहते हैं। छात्रों ने बहुत सारे मेल किए, सर हमारा यहाँ था इस दुनिया में, तो अब हम बाहर जाना नहीं चाहते हैं, आप हमको एक बार और मौका दीजिए, एक बार हमको परीक्षा के लिए जो जेईई की परीक्षा है एक बार फिर दोबारा कर दीजिए। और हमने भी निर्णय ले लिया कि हम उन बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा करवाएंगे ताकि वो बाहर न जाए। तो अब एक परिवेश बन रहा है, और इसलिए हमको जरूरी है कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हो सके, क्योंकि हम सब लीडर बैठे हुए इधर, सारे लोग जितने मुझको सुन रहे हैं उसमें सब लीडर हैं। वो लोग हैं जो इस देश की कायाकल्प करेंगे, वो लोग हैं जो पीढ़ी का निर्माण करेंगे, वो जो लोग हैं जो भविष्य को लिख रहे हैं। क्या है मेरे देश का भविष्य, आपके हाथों पर वो लेखनी है जो लिख रहे हैं आप भविष्य को। तो निश्चित रूप में कौन नहीं चाहेगा कि मेरा देश का भविष्य बहुत अच्छा लिखा जाए, लेकिन चाहने के साथ करना भी पड़ता है, ताकत के साथ करना पड़ता है, जुनून के साथ करना पड़ता है, कठिनाइयों में भी, विषम परिस्थितियों में भी आगे रास्ता निकालना पड़ता है। जैसे अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो कोविड आया है ये बहुत कठिनाइयों का मौका है, लेकिन क्या ये जो कठिनाइयां हैं इन कठिनाइयों को क्या हम अवसरों में तब्दील कर सकते हैं? और मुझे इस बात की खुशी है, और मैं अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सारे संस्थानों को और अपने पूरे मंत्रालय के स्टाफ को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम करके तब भी हमने इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को सीधे ऑनलाइन पर लाए हैं। ये 33 करोड़ छात्र छात्राओं की संख्या जितनी अमेरिका की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा इस देश में 33.5 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्रा हैं। लेकिन आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के उस बच्चे को अब संभाल रहे हैं। उनको महसूस होता है, लोग संपादकीय लिख रहे हैं कि कल्पना नहीं थी इस बात की कि ऐसी परिस्थिति आएगी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक साथ 33 करोड़ बच्चों को संभालने में और उनको बचाने में सफल हो सकेगा। लेकिन हमने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी की हमको प्रेरणा थी, नई चुनौती को अवसरों में तब्दील करना है। आज हम ऑनलाइन पर आ रहे हैं। अभी जो चर्चा हुई है कि ऑनलाइन जो है लगभग 100 से अधिक
100 से अधिक लगभग 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन के होंगे। और अब जो आज सूची जारी हो रही है, जैसे कि यूजीसी ने अपने मानकों में तय किया है, यूजीसी ने मुझे अवगत कराया चेयरमैन साहब ने, और पीछे जो बैठक हुई थी कि जो नए का 3.26 है वो, और जो 100 टॉप 100 में जो भी ये विश्वविद्यालय आएंगे, संस्था आएंगे, वो स्वतः स्फूर्त जो ऑनलाइन शिक्षा है उसमें काम करना शुरू कर देंगे। कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अवसर है, इस अवसर को हम हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं, जाने भी नहीं देना चाहते हैं। हमारे सामने चुनौती है और चुनौती का मुकाबला हमको अवसरों में तब्दील करना है। तो मेरा भरोसा है कि आज जो ये उत्सव है हमारे लिए, जो संस्थाएं इस सूची में आई हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो अभी सम्मिलित हुए हैं, नहीं आई हैं, या जो सम्मिलित हुए ही नहीं है, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो इसको आगे आकर के आगे आए और आगे अपने इस विजन के साथ कि हाँ, वो शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। तो स्वाभाविक है उसको प्रमाण तो देना पड़ेगा हमको। और मुझे भरोसा है कि एक पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बन रहा है। मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगातार बात कर रहा हूं, मैं देश के सभी शिक्षा सचिव निदेशकों से लगातार बात कर रहा हूं, मैं सारे अभिभावकों से लगातार बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश के छात्रों से लगातार बात कर रहा हूं। मैंने आप सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों से भी मैंने बात की, मैंने सारे देश के 1,08,00,000 अध्यापकों से मैंने बात की, मैं लगभग 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मैंने बात की। कोई पक्ष नहीं था जिससे मैंने सीधे संवाद नहीं किया। और मुझे खुशी है कि सारे लोग बहुत अच्छे उत्सव के साथ रात दिन खप रहे हैं, किसी के चेहरे पर मैंने शिकन नहीं देखी है, कठिन परिस्थितियों में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा भरोसा है कि आज जो ये रैंकिंग की घोषणा हुई है, जो भारत इंडिया रैंकिंग 2020 जो आज जिसकी मैं विधिवत घोषणा भी मैंने की है, मैं उसकी विधिवत घोषणा करता हूं, मैं बधाई देता हूं। और जो विभिन्न श्रेणियों और विषय में डोमेन में पहले 3 स्थान हासिल करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में मैं आपको क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने, अग्रवाल साहब ने कहा कि प्रथम 3 यदि मंत्री जी के द्वारा देश के सभी लोगों को उसके बारे में सूचना दी जाए तो अच्छा है। तो मैं जो पहले 3 आई हैं श्रेणीवार उनका उल्लेख कर रहा हूं, उनको ढेर सारी बधाई भी देना चाहता हूं, जिसमें ओवरऑल टोटल में जो रैंक आए, नंबर 1 पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहला नंबर पर आए हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूं। दूसरे नंबर पर आए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये संस्थान हमारे बहुत गौरवशाली है, इसकी भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और तीसरे स्थान पर आई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, तो मैं दिल्ली को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन अब जो श्रेणीवार किया है, ये तो टोटल ओवरऑल ये 3 संस्थाएं शीर्ष पर आई हैं, बाकी की सूची आपको अब जारी हो ही गई है। लेकिन जो विश्वविद्यालय की श्रेणी में है, उसमें जो पहले नंबर को जिसने स्पर्श किया है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, उसको फिर मैं बधाई देना चाहता हूं। दूसरी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू दिल्ली है, उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और तीसरा स्थान पाया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने, उनको भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। इंजीनियरिंग की जो श्रेणी है उसमें नंबर 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने फिर हासिल किया है इसको। और दूसरी श्रेणी में इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने फिर अपना स्थान बनाया है। और तीसरे नंबर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने अपना स्थान बनाया है। मैं इन तीनों संस्थाओं को फिर और तीसरा स्थान बनाया है
इसमें नंबर 1 स्थान पाया है जामिया हमदर्द नई दिल्ली ने, दूसरा नंबर पर स्थान पाया है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने, और तीसरा स्थान पाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये मोहाली ने। तो मैं इन तीनों संस्थाओं को मैं अपनी ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। ऐसे ही आपने जो कॉलेजों की जो श्रेणी बनाई है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन नई दिल्ली ने पाया है, तीसरा स्थान हिंदू कॉलेज नई दिल्ली ने पाया है। तो मैं इन तीनों संस्थाओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। ये फिर एक श्रेणी जो चिकित्सा की श्रेणी है, वो चिकित्सा की श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने पाया है। ये हमारा बहुत ही गौरवशाली संस्थान है। और दूसरा संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ भी हमारा बहुत अच्छा संस्थान है, उसको दूसरा स्थान मिला। और तीसरा स्थान मिला है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ये तीसरा स्थान इनको मिला। इन तीनों संस्थानों को भी मैं ढेर सारी बधाई और मैं शुभकामना देना चाहता हूं। ये जो श्रेणी है कानून की जो श्रेणी है लॉ में भी 3 कॉलेज जो आए हैं श्रेष्ठ, उस पर नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, बहुत बधाई। दूसरे स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, और तीसरे स्थान पर नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। इन तीनों संस्थाओं को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। ऐसी वास्तुकला में आर्किटेक्ट में भी आपने चयनित किया है, और इसकी जो पहली रैंकिंग आई है वह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, मैं बधाई देता हूं। दूसरा स्थान पाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और तीसरा स्थान पाया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट। इन तीनों संस्थाओं को और इनके सभी परिवार को, उनके फैकल्टीज को, डायरेक्टर को मैं बधाई देना चाहता हूं। दंत चिकित्सा इस समय आपने नया जोड़ा है जो मेरे को बताया गया है। तो इसमें नंबर 1 जो रैंकिंग पाया है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, इसने पहला स्थान पाया है। जो दूसरा स्थान पाया है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी, दूसरा स्थान पाया है। और तीसरा स्थान पाया है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे ने। तो मैं इन तीनों संस्थाओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने उस पूरी सूची को आज पढ़ा है, देखा है। बहुत सारे महाविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय इस श्रेणी में आए हैं, और लगभग जो 6000 विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थानों ने इसमें अपना प्रतिभाग किया है। मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले वर्ष में देश की सभी शैक्षणिक संस्थाएं आपसे जुड़ेंगी, और आप अकलुषित तरीके से उनको मूल्यांकन करके उनको आगे बढ़ने का एक रास्ता करेंगे। और जैसे हमने परामर्श जो यूजीसी के चेयरमैन साहब के सानिध्य में एक परामर्श किया था कि जो संस्थाएं ये अपनी रैंकिंग में श्रेष्ठ पर है, उसके इर्द गिर्द चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज है, जितने भी संस्थाएं हैं, उन 4-5 संस्थाओं का मार्गदर्शन वो करे, ताकि उनको भी हम जो उसके इर्द गिर्द संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी हम उसकी उत्कृष्टता तक ले जाने में सफल हो सके। मेरी ढेर सारी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और जो कोविड का जो महामारी है, इसका हम मुकाबला करेंगे। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से वर्तमान में परिस्थितियां हैं, हम डे टू डे विचार विमर्श भी करते रहते हैं। जैसे परिस्थिति जन्य हम निर्णय भी ले रहे हैं, वो चाहे स्कूली शिक्षा है, चाहे उच्च शिक्षा है, और चाहे तकनीकी शिक्षा है। लगातार हम संवाद भी बनाए हुए हैं और इन परिस्थितियों में रास्ता भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि जिस बात को मैं पिछले 1 वर्ष में आपके साथ काम करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि इस 1 वर्ष में चाहे हमने तमाम विश्वविद्यालय बनाए हैं, नए विश्वविद्यालय, 5 नए विश्वविद्यालयों की हमने स्थापना की, हमने हजारों पदों को भरा, रिक्त पदों को भरा है, हमने बहुत अभिनव प्रयोग किए,
हमने चाहे माई बुक को माई फ्रेंड वाला हो, चाहे एक छात्र एक पेड़ लगाने वाला है, या ICT ने तो उसमें महारत हासिल की है। सबसे ज्यादा वन स्टूडेंट जो है, एक छात्र एक पेड़ लगाने में लगभग 80 लाख छात्रों ने इनके साथ पेड़ को लगाया है। तो हमने जल संरक्षण की दिशा में अभियान लिया है। हम उन्नत भारत की अभियान ले रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान ले रहे हैं। सब अभियानों में सभी संस्थानों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गतिशील तरीके से भाग लिया। मुझे खुशी होती है कि आज देश में आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में एक ऐसा वातावरण शिक्षा के क्षेत्र का बना है जब पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, और कि ये पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण गंतव्य शिक्षा का बड़ा केंद्र ये बनेगा भविष्य में। और इस रास्ते को आप सशक्त तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जो ये आज का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ताकि हमारे संस्थान विश्व की रैंकिंग में खड़े हो सकें और हर मुकाबला कर सकें। अपनी छोटी मोटी कमियों को दूर करके हम शैक्षणिक गतिविधियों में शीर्ष स्थापना अपने संस्थान की कर सकें। एक बार फिर NBA को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जितने उनके साथ जुड़े लोग हैं उनको बधाई देता हूं, और आप सभी को मेरा अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद।